नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी का जो मॉडल पेपर है उसको समझ रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को जो सिलेबस है, पोर्शन है, टर्म 2 का पोर्शन है वो बताया और साथ ही साथ मैंने एक मॉडल पेपर भी हल किया और समझाया। ठीक है, आज हम और एक मॉडल पेपर समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि प्रश्न पत्र में जो है सबसे पहले आपको स्पर्श से तीन प्रश्न आते हैं, उसमें से दो लिखने होते हैं और फिर और एक दो प्रश्न आते हैं सेकंड बिट में और उसमें से एक लिखना होता है ना। तो हमने देखा कि पिछला जो मॉडल पेपर था उसमें ज्यादातर जो प्रश्न थे वो ज्ञान यानी आपके नॉलेज की जांच कर रहे थे। आज जो मैं आपको मॉडल पेपर करा रहा हूँ उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग, बोध, है ना, और उसको आप अभिव्यक्ति कैसे करते हैं उसके बारे में हम करेंगे। और जो सेकंड बिट होता है उसमें उच्च चिंतन क्षमताओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, यानी हायर क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके ऊपर आधारित होते हैं। वो हमने किया था पिछले बार, है ना। तो चलिए हम और एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मॉडल पेपर समझते हैं। बच्चों, ये है वह दूसरा मॉडल पेपर। तो आपको मालूम ही है कि आपकी जो परीक्षा है 2 घंटे की है ना। 2 घंटे की परीक्षा है आपकी और उसके अंक है, अधिकतम अंक है 40। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि दो खंड होंगे, खंड का और खंड ख, है ना। खंड का में आपको स्पर्श और संचयन से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। पहले आपको स्पर्श से 3 प्रश्न हैं और उसमें से 2 लिखना है। फिर 2 प्रश्न है सेकंड बिट में और 1 लिखना है। और संचयन में आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से 2 लिखना है। तो इस प्रकार आपको कुल 5 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, है ना, खंड का में। और मैंने आपको यह भी कहा था कि आप समय का जो प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज्यादा समय ले लिए तो लेखन में जो है समय कम पड़ जाएगा और वहां पर आपको जो है 1 घंटा तो कम से कम चाहिए, है ना। तो हम कोशिश करना है कि खंड का जो है 5 प्रश्न जो है आप कम से 1 घंटे से पहले कर ले, 45 और 50 मिनट के अंदर कर ले, ताकि आप जो है खंड खा अच्छे से कर सको। उसमें आपको अनुच्छेद लिखना है और उसमें 2 सूचनाएं लिखनी है, 2 विज्ञापन लिखना है ना, लघु कथा भी लिखना है, पत्र लिखना है। तो ज्यादा समय उसमें आपको चाहिए और उसमें बहुत अच्छे से आपको प्रस्तुतिकरण भी देना पड़ेगा, है ना। तो उन सब चीजों का ध्यान रख के आपको लेखन वाला जो खंड है, खंड खा, वो करना है। तो उसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप ये जो 5 प्रश्न है इसको आप जो है 45 से 50 मिनट में पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जितना शब्दों की सीमा दी गई है उसका जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना, बहुत ज्यादा शब्द नहीं लिखना और बहुत कम भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है आपका 25 से 30 शब्द, तो आप 3-4 लाइन उसमें जरूर लिखना है। ठीक है, और हमने देखा पिछले जो पेपर था मॉडल पेपर, उसमें जो है आपको ज्ञान, मतलब आपने जो पाठ पढ़ा, जो भी पाठ पढ़ा आपने, उसमें आपने क्या क्या नॉलेज लिया, क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया, है ना, आपकी इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली, उससे संबंधित प्रश्न थे। अभी ये जो प्रश्न पत्र है आपके सामने, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, बोध, आप क्या क्या समझे, उससे संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न पत्र कैसा होगा बोर्ड का हम नहीं बता सकते हैं, है ना, लेकिन हम हर तरह से तैयारी करना है हमको और बोर्ड के परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है क्या है। तो प्रश्न है थोड़ा से देखिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट बिट में 3 प्रश्न है ना, उसमें से 2 करने हैं। पहला प्रश्न है आपका, झेन की देन पाठ हमारे जीवन की किस शैली को दर्शाता है, जिससे हम मानसिक रोगी बन जाते हैं
तथा तनाव के शिकार हो जाते हैं। क्या इस पाठ में कोई ऐसा उपाय बताया गया है जो हमें मानसिक रोगों व तनाव से मुक्त कर सके? उदाहरण देकर अपने विचार व्यक्त कीजिए, है ना? तो यहाँ पर देखिए झेन की देन पाठ में जो है हमको एक जीवन शैली बताई गई है, एक लाइफस्टाइल बताई गई है, जिससे लोग क्या बन जा रहे हैं? मानसिक रोगी बन जा रहे हैं, है ना? तो मानसिक रोगी बन जा रहे हैं, मतलब दिमाग से संबंधित बीमारियां आ जा रही हैं। तो तनाव के शिकार, टेंशन हो जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ जा रहा है वो लोगों का, है ना? ऐसा बताया गया है। तो क्या इस पाठ में कोई उपाय बताया गया? बिल्कुल, है ना? जो हमें जो हमें मानसिक रोगों, तनाव से मुक्त कर सके, उदाहरण देकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करना है, अभिव्यक्ति देना है कि आपके क्या विचार हैं। तो हमारी आज की जीवन शैली बहुत व्यस्त है, बहुत ही व्यस्त रहते हैं लोग आजकल, समय नहीं है उनके पास, बिज़ी हैं। हम आजकल चलते नहीं, अर्थात ठहर कर कार्य नहीं करते बल्कि दौड़ते हैं और हर कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना? भागते हैं हम, आराम से नहीं करते कि चलो अभी समय है, अच्छे आराम से इत्मीनान से बैठ के करेंगे, शांति से करेंगे। नहीं, जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं और जो है आगे भागते रहते हैं, भागम-भाग वाली ज़िंदगी जीते हैं। इसके कारण हम मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं और देखा गया है कि जो अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो उनको किसी न किसी तरह की मानसिक जो बीमारियाँ हैं, वो हो जाती हैं। तो झेन की देन पाठ में जापानी परंपरा को दर्शाया गया है। जिसमें 2 घूँट चाय को 1.5 घंटे तक पीने से तनाव दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा पाठ में कि जो लोग इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो अपने मन को शांत करने के लिए वहाँ एक जो टी सेरेमनी है उसमें भाग लेते हैं, है ना? जापानी जो झेन की देन है ना? वहाँ एक परंपरा है कि 2 घूँट, है ना? ओनली 2 सिप जो चाय है उसको 1.5 घंटे तक 1 एंड हाफ ऑवर तक पीते हैं। और दिमाग को शांत करते हैं, अर्थात ध्यान लगाने से हमारा मन शांति और सुकून का अनुभव करने लगता है ना? तो आप भी अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। ये उदाहरण स्वरूप आपके लिए उत्तर है। आप अपना आपका खुद का उत्तर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर आप जो है इस प्रश्न के उत्तर से अपने शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं और जो है अपना उत्तर लिख सकते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको आ सकता है, ठीक है? दूसरा प्रश्न देखिए क्या है? दधीची ने निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दे दी। क्या वर्तमान समय में ऐसे भाव अपना अस्तित्व खो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा प्रश्न है जो है कि आपको आज के समय के बारे में आपको बताना है कि किस तरह का समय चल रहा है, लोगों का व्यवहार कैसा है, लोग कैसे हैं आजकल के, है ना? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? उपयुक्त कथन के आधार पर मनुष्यता कविता को आधार बनाकर बताइए कि यहाँ किन भावों की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए दधीची के बारे में बताया गया है जो कि ऋषि मुनि थे, है ना? उन्होंने अपनी अस्थियां दे दी थी, है ना? राक्षसों के विनाश के लिए भगवान इंद्र को जो है उन्होंने अपनी अस्थियां दे दी थी, रीढ़ की हड्डी दे दी थी ताकि उससे वो अस्त्र बनाए और जो है राक्षसों का नाश करे। और जब कोई अगर अपनी अस्थियां दे दे तो उसका जीवन तो बच नहीं सकता, है ना? तो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया समाज कल्याण के लिए, है ना? ये बात हमने उसमें सीखा था, उसमें हमको पता चला था उस पाठ में मनुष्यता जो कविता थी। तो क्या वर्तमान समय में अभी प्रेजेंट में भी ऐसे भाव हैं, अस्तित्व खो रहे हैं, एग्जिस्ट हैं क्या वो? अस्तित्व में अ, है या नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं? अगर हैं तो बताइए। उपयुक्त कथन के आधार पर मनुष्यता कविता को आधार बनाकर बताइए कि यहाँ किन भावों की बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या उत्तर हम लिख सकते हैं और अगर आपको कोई उत्तर सूझ रहा है तो आप वो उत्तर भी लिख बता सकते हैं, है ना? वर्तमान में लोगों की आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बन गई है ना? तो यहाँ पर लेखक तो समझते हैं कि जो लोग हैं आजकल के बहुत ही स्वार्थी हो गए, है ना? बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं। आज लोग अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के हित या भलाई से उनका कोई लेना-देना नहीं है ना? आज हम देखेंगे समाज में ऐसे लोग ज़्यादा हैं
जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम या और हमारे आसपास। हमको यही नहीं पता चलता कि हमारे पड़ोसी कौन है, कैसे हैं, किस हाल में है, या वो हमारी किसी प्रकार की कोई खबर नहीं रखते कि हम किस हाल में हैं या कैसे हैं, क्या चल रहा है ना। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही हो गए आज के समय में, है ना। पुराने समय के लोगों के बारे में बताया गया है, दधीची है, कर्ण है, रंतिदेव है ना। ये सारे लोगों के बारे में बताया गया कि उन्होंने किस प्रकार से परोपकार किया। तो आजकल वैसे लोग नहीं है, जबकि दधीची ने दूसरों के हित व समाज की भलाई के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया था। अतः वर्तमान में लोग परोपकार करना भूल जा रहे हैं। जो परोपकार है, दूसरों की भलाई करना, वो भूलते जा रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मूल्य के समाप्त होने पर समाज का पतन निश्चित है। तो अगर ऐसे ही ये मूल्य जो है, परोपकार है, ईमानदारी है, सच्चाई है, ये मूल्य जो जीवन मूल्य अगर नष्ट होते जाएंगे, तो संसार भी जो है, समाज भी जो है, वो पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये सबको समझना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है, आपको भी बिल्कुल, अगर आपने कविता सुनी है तो आपको भी ये उत्तर बिल्कुल आया होगा, है ना। तो ज्यादा कठिन नहीं है। फिर अगला प्रश्न भी कविता से ही है, कर चले हम फिदा, है ना। कविता और कारतूस पाठ दोनों में से एक समान भाव दर्शाया गया है। अच्छा, इसमें देखिए, कविता कर चले हम फिदा और कारतूस दोनों में एक समान भाव है, ये बता रहा है ना। और ये भाव हमें किस प्रकार प्रभावित करता है? क्या ये भाव गुण प्रत्येक देशवासी को अपनाना चाहिए? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमने कर चले फिदा कविता सुनी, समझी, कारतूस पाठ हमने पढ़ा, है ना। दोनों में जो है देशभक्ति का जो भाव है, देश प्रेम का जो भाव है, वह व्यक्त किया गया है ना। उसके लिए जैसे कर चले हम फिदा में सैनिक जो है, अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं, है ना, अपनी जानों का बलिदान कर रहे हैं। वैसे ही कारतूस में जो वजीर अली था, वह भी अपने देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लेता है, लड़ाई करता है, उनसे मुकाबला करता है, और चाहता है कि वो यहाँ से चले जाएं, है ना। और उनको यहाँ से बिल्कुल देश देश से बिल्कुल भगा देना चाहता है। ठीक है। तो देश प्रेम का भाव हमको पता चल रहा है यहाँ पर। तो क्या ये भाव प्रत्येक देशवासी को अपनाना चाहिए? बिल्कुल, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आप भी कुछ उदाहरण देके बता सकते हैं, ठीक है। दोनों ही में देशभक्ति की भावना दर्शाई गई है। सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है, जबकि वजीर अली अपनी तख्त, है ना, सिंहासन, जो तख्त यानी क्या होता है, सिंहासन, गंवाकर भी देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहता है। प्रत्येक देशवासी को अपने देश प्रेम करना चाहिए तथा उसके प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहना। तो अपना सब कुछ दे देना चाहिए देश के लिए, उसके हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए आपको, क्योंकि मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता, है ना। तो जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, वो हमारी माँ है ना। और उसने हमको जो है, उसने हमारा पालन पोषण किया है। तो जिसने हमें जीवन दिया है, अगर वही उसकी मुसीबत में आ रही है, तो उसकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ देश प्रेम की बात बताई गई है। बच्चों, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि प्रश्न जो है, मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रश्न जो है आप अच्छे से समझिए, है ना। अच्छे से समझेंगे तो आप सही उत्तर लिख पाएंगे, है ना। केवल सरसरी सरसरी जो है आप पढ़ लिए और उसको प्रश्न को ठीक से नहीं समझे, तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, यहाँ पर बताया गया कि समान भाव बताया जा रहा है दोनों में, है ना। कर चले हम फिदा और कारतूस में, ये भाव हमें किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये पहले इस ये प्रश्न पूछ रहा है, ये भाव हमें किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका उत्तर होना चाहिए आपके उत्तर में कि भाई, ये यहाँ पर देश प्रेम बताया जा रहा है और हमको देश प्रेम के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या ये भाव प्रत्येक देशवासी को अपनाना चाहिए? इसका भी उत्तर होना चाहिए आपके पास, हाँ। या इस भाव को, देश प्रेम की भाव को, त्याग के भाव को, बलिदान के भाव को हर देशवासी को अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तब जो है आप कर चले हम फिदा और कारतूस में जिस तरह से बताया गया है त्याग बलिदान के बारे में, वो लिख सकते हैं। तो आप प्रश्न के उत्तर को जो है, यहाँ जो पूछे गए हैं टुकड़े टुकड़े में जो प्रश्न है,
उनका ध्यान अवश्य रखिए, है ना। ब्लाइंडली कोई उत्तर मत लिखिए, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी उत्तर ब्लाइंडली मत लिखिए, है ना। समझिए कि क्या पूछ रहा है ना। जो पूछ रहा है अगर वो आप नहीं लिख पाए और ब्लाइंडली आपने समझा कुछ और लिखा कुछ, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तीनों भी प्रश्न आपकी सूझबूझ और आपने अंडरस्टैंड कैसे किया है उसके बारे में ही थे। ठीक है, तो 3 में से आपको केवल 2 ही लिखना है ना। और 25 से 30 शब्द आपको उसमें लिखने हैं, यानी 3-4 लाइनें आपको लिखनी है। और आप उसको जो है बहुत ज्यादा आप ना लिखें और कम भी ना लिखें। ठीक है, समय का ध्यान रखना है ताकि आपको अच्छा समय मिले लेखन वाला भाग करने के लिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको संचयन में से प्रश्न, सॉरी, नेक्स्ट बिट में आपको स्पर्श और स्पर्श में से ही प्रश्न है, जो कि थोड़ा जो आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर आधारित है ना। तो ये जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी पंक्ति के द्वारा हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कवि, आपने देखा होगा कविता में ये पंक्ति आई है, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, है ना। ये पंक्ति आई है, तो पंक्ति के द्वारा हमें वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आपने पंक्ति को नहीं समझा तो आप उत्तर नहीं लिख सकते, है ना। अगर आपने पंक्ति को नहीं समझा है तो आपका उत्तर लिखना बहुत ही मुश्किल है, कुछ भी लिख देंगे आप, लेकिन जो बात पूछी गई है, जो प्रश्न पूछा गया वो तो नहीं लिख पाएंगे। तो कीवर्ड नहीं होंगे उत्तर में तो मार्क्स मिलने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरी सलाह है आपको कि कविता की हर एक पंक्ति को आप जो है समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए आपके पास बहुत कम है पोर्शन, है ना। आपको केवल गद्य में 2 पाठ है और पद्य में 3 कविताएं हैं। तो आपके पास बहुत कम पोर्शन है, तो आप अच्छे तरह से हर एक पंक्ति का अर्थ और भाव समझ सकते हैं। तो अगर आप समझेंगे, तो अगर इसी प्रकार से और कोई पंक्ति आ गई और आपने उसको नहीं समझा है तो आप उत्तर कैसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अब इसमें क्या अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसमें बताया गया परस्पर अवलंब यानी एक दूसरे पर अ, निर्भर होकर, है ना, एक दूसरे की सहायता से उठो तथा बढ़ो सभी, और सभी बढ़ो, है ना। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी समाज में रहते हैं तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। केवल एक आगे बढ़े और दूसरा पीछे रहे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम जो परस्पर आपसी जो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे आपस में जो सूझबूझ है और जो हम एक दूसरे पर जो डिपेंड है ना, तो उसको समझते हुए उठना है और आगे बढ़ना है, तो ही समाज भी आगे बढ़ेगा। यही संदेश देना चाहते, देखते हैं उत्तर क्या है, हम पढ़ेंगे। इस पंक्ति में यही सीख मिलती है कि हमें सदा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, है ना, सहायता करनी चाहिए। इसमें एक दूसरे का कल्याण करने का भाव सिखाया जा रहा है ना। तो हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे का कल्याण करते हुए आगे बढ़ना उदारता का नाम है। हम ऐसा नहीं करना है कि हम ही प्रगति करते रहे, हम ही आगे बढ़ते रहे, हम ही डेवलप होते रहे और दूसरा जो है पीछे होता जाए, है ना, और वो कुछ कर ही ना पाए, ऐसा नहीं। हम कैसे चलना, उसको भी साथ में लेकर चलना है। दूसरों का उद्धार करके आगे बढ़ने पर प्रेम, अपनत्व जैसे गुण विकसित होते हैं और संसार का भला होता है। तो अगर हम दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो आपसी प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा और समाज भी डेवलप होगा और सबका अच्छा होगा। एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़े और जगत का कल्याण करें, है ना। तो ये बात है इसमें। अगर आप इस पंक्ति को नहीं समझे तो उत्तर लिखना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है हर एक पंक्ति का अर्थ और भाव समझने की कोशिश करें। मैंने अगर मेरे चैनल में आप देखेंगे तो मैंने जो है मनुष्यता
और कर चले हम फिदा, और ये तीनों जो कविताएं हैं, मनुष्यता, कर चले हम फिदा, पर्वत प्रदेश में पावस, चित्र के साथ मैंने हर एक कविता को समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहें तो मेरे वीडियोस जो है इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगर आपको ये लगता है कठिन है तो आपके पास चॉइस है, आप जो है अगले प्रश्न पे जा सकते हैं। वर्तमान समय में तनाव का मुख्य कारण है, तनाव का मुख्य कारण है एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। होड़ यानी होता है कंपटीशन, है ना। भविष्य के प्रति चिंता, आशंकाएं इत्यादि। भविष्य के बारे में लोग बहुत सोच रहे हैं आजकल, फ्यूचर प्लानिंग, है ना। और डर भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आशंकाएं भी हैं। तो अपने पाठ्यक्रम से के संबंधित पाठ को आधार बनाकर अपने विचार व्यक्त कीजिए कि किस प्रकार हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए आपका क्रिटिकल थिंकिंग, उच्च जो सोचने की क्षमता है उस पर आधारित है ये प्रश्न। तो यहाँ पर जो है आप कौन सा पार्ट इससे संबंधित है, इस तरह की, जहाँ पर आपको जो है तनाव से मुक्त होने की बात बताई जा रही है और लोग तनाव से ग्रस्त हैं, इस इन सारी चीजों के बारे में चर्चा की गई है ना। तो वो पाठ है झेन की देन है ना। उसमें बताया गया कि किस प्रकार से लोग जो है चल नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। होड़ लगी हुई है आपस में आगे बढ़ने की। तो उसी से संबंधित पाठ है। तो आपको अपने विचार व्यक्त करना है कि हम किस तरीके से ये तनाव जो है, तनाव यानी क्या होता है, स्ट्रेस, चिंता, है ना, उससे दूर हो सकते हैं। तो वर्तमान में हम सब एक दूसरे को मात देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। हम एक दूसरे को हराना चाहते हैं, मात देना चाहते हैं। इसके लिए रात दिन काम करते हैं। भविष्य के प्रति चिंता को लेकर हम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, और हम फ्यूचर की जो है, भविष्य की चिंता करते हैं। जो वर्तमान हम भूल जाते हैं कि अगर हम वर्तमान में स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हमारा फ्यूचर भी वैसा ही होगा। लेकिन हम जो है फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान को खराब करते रहते हैं। उसे संवारने में, उसको मतलब डेकोरेट करने में, मतलब अच्छा बनाने में अपने वर्तमान सुख को नष्ट कर देते हैं। जबकि कल क्या होगा इसका हमें तनिक भी भान नहीं होता। किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, थोड़े समय के बाद नेक्स्ट क्षण क्या होने वाला हमको नहीं पता है ना। तो तनिक भी भान नहीं था, जरा भी अंदाजा नहीं होता है, तनिक भी भान नहीं होता था, जरा भी अंदाजा नहीं होता। फिर भी हम उसकी चिंता करते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं, और हमको तनाव, स्ट्रेस हो जाता है। फिर तनाव को कम करने के लिए डॉक्टर हमें ध्यान केंद्रित करने, योग करने की सलाह देते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाओ कि भाई हमें स्ट्रेस हो गया है ना, माइग्रेन, नींद नहीं आना, और तरह तरह की मानसिक बीमारियां हो गई हैं। तो फिर डॉक्टर फिर कहते हैं कि ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, है ना। ये सारी चीजें सलाह मिलती है हमको, है ना। लेकिन फिर उसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो झेन की देन में जो परंपरा निभाई जाती है वह भी हमें वर्तमान को सत्य मान उसी पर केंद्रित रहने की सलाह देती है। तो झेन की देन में बहुत अच्छा उपाय बताया गया है कि चाय को जो है वो 1.5 घंटे तक पीते हैं शांत वातावरण बनाकर। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि हम अपने मन को केंद्रित करें, शांत करें, है ना, और जो है वर्तमान में ही जिए, है ना। पास्ट जो भूतकाल है उसको, उसके बारे में ज्यादा ना सोचें, जो बीत गया सो बीत गया, है ना। और भविष्य जिसके बारे में हमको पता ही नहीं क्या होने वाला है ना, तो उसके बारे में भी ज्यादा ना सोचें। केवल वर्तमान को हम ध्यान में रखते हुए उसको अच्छा बनाएं, तो हमारे लिए अच्छा होगा। यही बात झेन की देर में बताया गया। अतः वर्तमान में जियो और भविष्य के सपनों के लिए तनाव को स्वयं पर हावी मत होने दो, है ना। तो हमारे ऊपर जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो हावी हो जा रहा है हमसे, हमारे ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा हो जा रहा है, तो उसको जो है ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोनों भी उत्तर, अगर हम दोनों भी प्रश्न अगर हम देखें तो ये प्रश्न ज्यादा मुझे आसान लगा। तो आप यहाँ पर जो है जब भी आप जो परीक्षा भवन में बहुत ही
तनाव में होते हैं, है ना, कि कौन सा प्रश्न, अब दो में से कौन सा करें। तो आप देखिए जो आपको अच्छे से समझ में आया है प्रश्न, उसी प्रश्न को आप लेना है और उसको आप समझ, और एक प्लान करना है दिमाग में कि भाई इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ कीवर्ड्स लिखना चाह रहे हैं तो साइड में रफ में लिख लेना कि ये कीवर्ड आना चाहिए, है ना। और इसमें से आपको 60 से 70 शब्द, यानी कि एक 10 लाइनें तो आपको लिखना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए आप। ठीक, तो ये जो हमने 5 प्रश्न समझे, ठीक, अभी नहीं, 3 प्रश्न हुए हैं, सॉरी, अभी और संचयन के हैं, हरिहर काका है, सपनों के से दिन है और टोपी शुक्ला। ठीक है, तो इसमें भी देखें किस तरह के प्रश्न हैं। भिगोकर रखे गए बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर तोतों को खिलाना और उससे उनसे बातें करना पीटी सर के किन गुणों को उजागर करता है? क्या आप उनके इन गुणों से प्रभावित हुए हैं? यदि हाँ तो क्यों? सपनों के से दिन पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमने देखा कि पाठ में जो पीटी अध्यापक थे वो बहुत ही सख्त है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया करते थे, शारीरिक दंड दिया करते थे, है ना। और बच्चे उनको पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन उनका एक उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष बताया गया है कि वो पक्षियों वो अपने घर में जो पक्षी था उसको जो है बहुत ही प्यार से जो है उनके जो जो बादाम होते थे उनके छिलके निकाल कर उनको खिलाया करते थे, है ना, और उनसे बातें भी किया करते थे। तो इनके एक कोमल हृदय वाले हैं, ऐसा हमको पता चलता है ना। उनके 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 सख्त थे बच्चों के साथ, तो साथ में जो है उनके एक कोमल हृदय भी था जो उनके पास था, है ना। शायद सख्त इसलिए रहते थे कि बच्चे जो है अनुशासन में रहें, है ना। अनुशासन तो बहुत जरूरी है पढ़ाई लिखाई के लिए। जब तक हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। अनुशासन तो बहुत ही जरूरी है, आत्म अनुशासन तो होना ही चाहिए। साथ में अगर कोई थोड़ी बहुत सख्ती करता है तो अनुशासन जो है आ जाता है। तो शायद इसलिए वो बहुत ही सख्त हुआ करते थे, लेकिन उनका हृदय भी बहुत ही कोमल था। ये बात तो हमको पता चलती है जब वो अपने घर में जो पक्षी तोते हैं उनको जो है जो बादाम खिलाया करते थे, है ना। तो क्या आप इन गुणों से प्रभावित हुए हैं? तो इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको, है ना। अगर इसका उत्तर आपके उत्तर में शामिल नहीं है, प्रश्न का उत्तर शामिल नहीं है, तो कीवर्ड आपका छूट जाएगा, अंक कटेंगे। क्या आप उनके इन गुणों से प्रभावित हुए? हाँ हाँ बिल्कुल, हम उनके इन गुणों से हम प्रभावित हुए हैं। क्यों हुए हैं? इसका भी उत्तर होना चाहिए कि क्यों हुए आप उनसे प्रभावित, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मतलब जीव जंतुओं के प्रति, है ना, पशु पक्षियों के प्रति अगर हम अ, बहुत कोमल रहते हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो भी, उनका भी जीवन बचता है ना। और वो भी जो है वो भी प्रकृति जो है हमारे पर्यावरण की एक हिस्सा है ना। अगर वो भी अब रहेंगे और वो भी बढ़ेंगे तो उससे जो है पर्यावरण ही अच्छा होगा, है ना, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा और हमारे फायदे के लिए ही है ना। तो बहुत अच्छी बात है वो। सपनों के दिन पाठ के आधार पर हमको समझाना है इस दृश्य से। तो उत्तर देखिए यहाँ पर क्या है, इस उत्तर को भी आप देख लीजिए एक बार। इस दृश्य से पीटी सर के कोमल हृदय में जीव जंतु के प्रति प्रेम का भाव उजागर होता है ना। मैं उनके पक्षी प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ और इस गुण को अपनाना भी चाहूंगा, ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही पीटी सर के इस व्यवहार से उनके अंदर छिपी ममता का भी आभास हुआ है। उनके मन में जो प्रेम है, ममता है, वो भी पता चलता है। मैं इस गुण को अपनाना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों गुण समाज में प्रेम फैलाते हैं तथा प्रकृति और मनुष्य के मध्य सामंजस्य बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसमें क्या पूछा गया है उसका विशेष ध्यान रखिए, है ना। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पूरे पूरे अंक प्राप्त होंगे। इरफान की दादी भी नमाज की पाबंद थी, है ना। जो इरफान की दादी थी वो नमाज की पंक्चुअल थी, पाबंद थी, यानी जो 5 समय नमाज पढ़ी जाती है वो पढ़ती थी। परंतु जब एक लोते बेटे बच्चे को चेचक निकली तो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ करियो।
ये वाक्य दादी के किन गुणों को उजागर करता है? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर इस प्रश्न का तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो जब उनके इकलौते बेटे को चेचक, एक बीमारी है ना, चिकन पॉक्स, तो जब वो हो गया था तो उसके पास वो ठहरी, है ना, और माता जी से उन्होंने अनुरोध किया कि उनके बच्चों को माफ करिए, यानी कि उनके बच्चे से कुछ गलती हो गई है, उसकी वजह से ये बीमारी उनको निकली है, तो माफी चाहती हैं। तो ये जो बात है वो उनके किन गुणों को बताता है, वो आपको बताना है। टोपी शुक्ला में आपने ये पढ़ा है। तो इससे पता चलता है कि दादी मिली जुली संस्कृति में विश्वास रखती थी, है ना। वो तो मुसलमान थी, तो मुसलमान जो है माता को नहीं मानते, है ना, दुर्गा माँ को नहीं मानते, तो उनके लिए सबसे बड़े अल्लाह ही हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो माता से प्रार्थना कर रही है, यानी कि वो माता पर भी विश्वास रखती हैं, है ना। तो यहाँ पे मिली-जुली संस्कृति पे विश्वास रखती थी वो, है ना। वो भी, उनका भी अपने धर्म को मानने के साथ-साथ 5 समय की नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ वो दूसरे धर्म के जो देवता, देवी-देवता, उनका भी सम्मान करती थी, उनको भी मानती थी। इससे यही पता चलता है, और ऐसा होना भी चाहिए। उनमें धर्म के प्रति कट्टरता नहीं थी, है ना? कट्टर मुस्लिम नहीं थी वो, ऐसा होना नहीं चाहिए। वे हिंदू, मुस्लिम दोनों विचारधाराओं को सम्मान करती थी। ऐसे लोग समाज में नज़ीर पेश करते हैं, उदाहरण पेश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में सद्भाव, सौहार्द, भाईचारा, अपनत्व, प्रेम का प्रसार होता है। अगर ऐसे लोग समाज में बढ़ जाएँ, जो हर एक धर्म को सम्मान दें, है ना? अपने धर्म के साथ-साथ हर एक धर्म को सम्मान दें, तो आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है ना? समाज में शांति होती है। ऐसे लोग समाज को उन्नत बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर ना लड़ने की सीख देते हैं, मिल-जुल कर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आजकल जो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो इसी कारण हो रही हैं कि हम जो है एक-दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं दे रहे, है ना? अ, तो ये जो है यहाँ पर ही हमको सीख मिल रही है इस पाठ से, टोपी शुक्ला में जो दादी थी, तो जिस तरीके से उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया, माता से प्रार्थना की, यानी उनको जो है दूसरे धर्म के देवताओं से भी श्रद्धा थी। तो ऐसे अगर सभी लोग करेंगे, सभी एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे, तो सुख शांति व्याप्त होगी, है ना? तो ये उत्तर हम लिख सकते हैं इसमें। तीसरा प्रश्न है, अभी देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं, चाहे तो आप तीसरा प्रश्न अगर आपको आसान लगता है तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में से 2 ही लिखना है। वर्तमान समय में पैसा हर रिश्ते से बढ़कर हो गया है। बिल्कुल सही बात है, पैसा सभी रिश्तों से बढ़ गया है, जिससे समाज में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। बैलेंस पूरा बिगड़ जा रहा है ना? क्योंकि समाज में जो है पैसे को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है। हरिहर काका पाठ को अपना आधार बनाकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो पाठ हरिहर काका हमने पढ़ा, बेचारे हरिहर काका के पास जो 15 बीघा जमीन थी, उसके लिए उनके भाई और ठाकुर बाड़ी के जो महंत थे, वो बहुत ही उनको परेशान कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पर आपने उस पाठ को समझा, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए कि कैसा हो रहा है, क्या माहौल चल रहा है आज के समय में, है ना? वर्तमान में ये कहावत चरित्रार्थ हो रही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना? बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल प्रूव हो गया है ये कहावत जो है, बिल्कुल ये प्रोवर्ब जो है, बाप बड़ा ना भैया, ना तो पिता बड़े हैं ना भैया बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? रुपया। यानी रिश्तेदार और संबंध जो है, दोस्ती, रिश्तेदारी और आपसी संबंध जो है, वो गौण हो गए, वो जो है नगण्य हो गए, बिल्कुल ज़ीरो हो गए, है ना? सबसे बड़ा जो है पैसा हो गया है। तो बिल्कुल सही ऐसा हमको लग रहा है आज के समाज को देखने से। लेकिन ये बहुत समाज को पतन की ओर, है ना, समाप्त कर रहे हैं, नष्ट कर सकते हैं और धकेल रहा है। क्योंकि इस भाव से खून के रिश्तों में खटास, है ना, तो उस खून के रिश्तों में जो आपसी जो खटास है, मतलब आपसी जो नफ़रत है एक दूसरे के प्रति, जो घृणा है वो बढ़ती जा रही है। ये भाव बड़ों का आदर करने, मिलकर रहने जैसे कई जीवन मूल्यों को समाप्त कर रहा है। इससे समाज में असंतुलन बढ़ रहा है। स्वार्थ की पूर्ति के कारण लोग अपने ही परिवार वालों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, है ना? स्वार्थ के लिए जो है आप भाई-भाई
है ना। अब बच्चे अपने माता पिता से लड़ रहे हैं पैसों के लिए, अपनी जमीन जायदाद के लिए बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने जमीन जायदाद और पैसों को पाने की खातिर बुरा व्यवहार किया, उन्हें सताया, जिससे समाज में अच्छा संदेश नहीं गया। तो जैसा हरिहर काका के भाइयों ने, परिवार वालों ने किया, तो बहुत ही गलत था, है ना। और वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं, और आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, ये आप अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि 5 प्रश्न हमने कर लिए, स्पर्श के 3 और संचयन के 2। और मुझे उम्मीद है कि अब ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये जो जितने भी प्रश्न थे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थे, है ना। केवल बोध पर आधारित थे, और आपको अपनी समझ का यहाँ पे बहुत ही उपयोग करना था। अगर आपने पाठ अच्छे से समझे हैं तो आप जो है अपने शब्दों में जो है आपने जो समझा है आप अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका खंड का पूरा। कम से कम आप जो है इसमें 45 से 50 मिनट लेने हैं और उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर क्योंकि खंड खा में जो है आपको अ, अनुच्छेद है, पत्र है, सूचना है, विज्ञापन है और लघु कथा है, तो ये सारी चीजें करने में आपको समय लगेगा। तो मैंने आपको पिछले जो मॉडल है पेपर, उसमें भी बताया कि अनुच्छेद में आपको क्या करना है ना। तो अनुच्छेद में मैंने आपको बताया कि संकेत जो बिंदु दिए गए हैं उनका ध्यान रखना है। ब्लाइंडली आप शीर्षक देख के, वृक्षारोपण आज की आवश्यकता, आपने देखा ये इस शीर्षक बहुत ही आसान है। बहुत समय से आप वृक्षों के बारे में लिख रहे हैं, वृक्षों के महत्व के बारे में लिख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान है, शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना है ना। आपको जो है संकेत बिंदु देखना है कि संकेत बिंदु में क्या पूछा गया है, क्या आप क्या क्या चीजें आपको बताना है। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन देना है आपको कि तो यहाँ वृक्षारोपण की आवश्यकता है या नहीं है। तो अनुच्छेद, आप अनुच्छेद कैसा होता है, निबंध, ऐसे राइटिंग नहीं है वो, है ना। बहुत संक्षिप्त में जो है, और अपनी बात को जो है बिल्कुल समझा देना है। एक ही पैराग्राफ में, एक ही अनुच्छेद में आपको अपनी बात को समझाना है, कम से कम 150 शब्दों में, ठीक है। तो आप ध्यान देना है कि आप जो है अपनी बात को अच्छी तरह समझा सकें, और संकेत बिंदु के को सहायता लेकर आप आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। किसी भी अनुच्छेद में जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, विषय का विस्तार होना चाहिए, उपसंहार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जब आपको संकेत बिंदु दे दिए गए हैं तो उनके आप उत्तर ढूंढिए और आपका अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। जैसे भूमिका है, तो आप किसके बारे में भूमिका पूछ रहे हैं, वृक्षारोपण आज की आवश्यकता, है ना। किस तरह से वृक्ष कट कट रहे हैं और कितनी जरूरी है हमारे लिए वृक्ष, है ना। और वो काटे जा रहे हैं, और बहुत प्रदूषण हो रहा है ना। लोग जो है घरों को बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, नगर बनाने के लिए जंगलों को पूरा नष्ट करते जा रहे हैं। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है ना। वो सारी चीजें यहाँ बता सकते हैं। वृक्षारोपण क्या है, क्या होता है वृक्षारोपण, ये बताना पड़ेगा आपको, है ना। कि वृक्षों को लगाना, महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अनुच्छेद के लिए आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से जो है आप अपना अनुच्छेद लिख पाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये वृक्षारोपण, आसानी से लिख सकते हैं। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का प्रतीक, यहाँ भी देखिए, ये भी प्रश्न जो अनुच्छेद है आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें भी आपको कोई आंकड़े नहीं देना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इधर पे, है ना। कि कोई हिस्ट्री से संबंधित डेट्स आए या फिर कुछ आंकड़े आए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप अपने मन से में जो विचार हैं, आपने जो सीखा है, समाज में जो देखा, उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे परिचय, कि हमारे देश में कितने भिन्न लोग रहते हैं, भाषाओं के, विचारों के, और जाति, धर्म, है ना, भाषाएं होती हैं, तो उसका परिचय देना है। भारतीयों का भाव, भारत के लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति भाव रखते हैं, कैसे समानता के बारे में, उनके पहनावा यानी ड्रेसिंग, संस्कृति और भोजन के बारे में, भिन्नता
में एकता, कितने भोजन, अलग अलग भोजन है। उत्तर प्रदेश का भोजन देखिए, दक्षिण भारत का भोजन देखिए, है ना। तो इस उत्तर भारत और दक्षिण भारत, फिर पूर्व पश्चिम, कैसे विभिन्नताएं हैं भोजन में भी, कपड़ों में भी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है 150 शब्दों में व्यक्त करना, बहुत ही आसान है ये भी, है ना। आप कर सकते हैं। विद्यार्थी और व्यायाम, ये तो बहुत ही तीनों टॉपिक जो देखिए आपको बहुत ही आसान से टॉपिक आए हैं। इसके पहले जो हमने किया था वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मॉडल पेपर इसमें देखिए आप बहुत ही आसान से टॉपिक आए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप संकेत बिंदु का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको भूमि का इंट्रोडक्शन देना है, व्यायाम और विद्यार्थी के जीवन के महत्व के बारे में बताना है, और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, है ना। और फिर उसके बाद कंक्लूजन, उपसंहार लिखना है, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। ठीक, अभी देखिए पत्र पत्र लेखन। कल भी मैंने आपको कल यानी इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पत्र लेखन में आप प्रारूप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। प्रारूप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको केवल औपचारिक पत्र है ना, केवल औपचारिक पत्र है आपको। तो आपको जो है अनौपचारिक पत्र के बारे में कुछ करना ही नहीं है। तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, उसको सीखना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि आप परीक्षा भवन में हैं, है ना। परीक्षा भवन नई दिल्ली, आप जहाँ भी रहते हैं। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, नीचे डेट दी गई है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर सेवा टू एड्रेस आएगा, ये जो है टू एड्रेस है आपका, ठीक। और जो है उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखिए, ये जो डेट है ना इधर पे आएगी, ठीक है, इधर पे आएगा आपकी डेट। ओके, तो यहाँ पर जो है सेवा में आजकल नहीं लिखा जा रहा है, अगर आप लिख भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक। और उसके बाद विषय आएगा आपका, फिर उसके बाद महोदय या महोदया, है ना। इसमें अगर महोदया भी प्रबंधक को लगभग तो इसमें बताया नहीं गई कि वो मतलब लेडी है या जेंट्स है ना, महोदय लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आप देख लीजिए प्रश्न को कि किस तरह का क्या पूछा गया। आपकी माता जी का एटीएम कार्ड खो गया है, उसकी सूचना देते हुए बैंक प्रबंधक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो माता जी का आपका कार्ड जो है, एटीएम कार्ड गुम हो गया, तो बैंक प्रबंधक यानी मैनेजर को आप पत्र लिखना है ना, बैंक मैनेजर को। तो बैंक प्रबंधक महोदय, तो यहाँ पर जो भी बैंक का नाम इधर दिया नहीं, आप लिख सकते हैं कोई भी नाम, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, आप प्लेस का नाम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका विषय तो वही, जो प्रश्न है वही विषय हो गया। फिर उसका आपका बस विस्तार, फिर उसके बाद अंत में जो है धन्यवाद। धन्यवाद के पास देखिए आपको क्या है, संबोधन चिन्ह, पूर्ण विराम नहीं, क्या है, संबोधन चिन्ह लगाएंगे इधर, ठीक है। और भवदीय, और आपका यहाँ पर जो है क ख ग ही लिखिए, नाम नहीं लिखना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, शहर में बढ़ती असुरक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को, है ना। तो जो डेली न्यूज़पेपर होता है उसके जो एडिटर है, संपादक है ना, संपादक यानी एडिटर को पत्र लिखना है। फिर वही आपको करना, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको जो है पहले फ्रॉम एड्रेस दिया हुआ है ना, फिर उसके बाद डेट है, फिर उसके बाद जो है सेवा में टू एड्रेस दिया गया है, फिर उसके बाद विषय, फिर उसके बाद विषय विस्तार, और फिर उसके बाद जो है अंत में भवदीय, है ना। अच्छे से स्पेलिंग याद कर लीजिए इन चीजों की, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आगे आपका सूचना, पिछले वीडियो में भी हमने सूचना की थी, है ना। तो सूचना के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्या याद रखना है ना। तो सबसे पहले जो, अगर आपकी स्कूल का ना किसी स्कूल का नाम दिया गया है, तो वो यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, है ना। इडमिडना मैंने आपको बताया था, है ना, इडमिडना यानी पहले इंस्टीट्यूट का नाम, फिर उसके बाद जो है नीचे सूचना लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद मोटिव, मोटिव यानी क्यों लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपका पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, आप जानकारी देंगे कि क्या सूचित कर रहे हैं आप उसके बारे में, का वेन्यू कहाँ है, क्या हो रहा है, समय क्या है, क्या करना है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद नाम, मिडना, NA, है ना, NA, तो नाम, फिर उसके बाद उसका पद क्या है। तो अगर इसमें नाम दिया है तो नाम यहाँ जो दिया गया वो लिखेंगे, नहीं तो क ख ग लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है तो क ख ग ही लिख देंगे हम, है ना। और कोई पद भी नहीं दिया गया है तो आपने लिख दिया छात्र से जो, है ना,
स्टूडेंट सेक्रेटरी लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हेड बॉय भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं अपने अंदाजे से। यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद ये भी सूचना है ना, तो सूचना में आपको मैंने बताया इडमिडना वाला फार्मूला बताया आपको। पहले इंस्टीट्यूट का नाम, सूचना, फिर डेट, फिर उसके बाद मोटिव, फिर पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल, फिर नेम और फिर उसका पद। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सूचना में कोई पद नहीं दिया गया, आप पद अपने मन से प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये सूचना है, तो 2 सूचनाएं आपको लिखनी है। ठीक है, फिर आते हैं हम विज्ञापन पे। जल ही जीवन है, ये तो बहुत समय से आप सुन रहे हो है ना। विज्ञापन में मैंने आपको कल वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में, कि चित्र कंपलसरी नहीं है लेकिन प्लस है ना। चित्र को देखकर ही हमको विज्ञापन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो चित्र बनाइए, है ना। जैसा भी आपसे बनता है चित्र, बहुत अच्छा नहीं लेकिन जैसा भी आपसे बनता है चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। और विज्ञापन में ध्यान रखिए कि ज्यादा नहीं लिखना है आपको, डिटेल से नहीं लिखना है ना। मतलब जल ही जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं, तो शॉर्ट में लिखना और बड़े बोल्ड लिखना है कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या विज्ञापन दे रहे हैं, क्या उनको किसी तरीके से जागरूक कर रहे हैं, क्या कुछ चीज बेचना चाह रहे हैं, या कुछ मतलब लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं किसी विषय के बारे में। यहाँ तो जल ही जीवन है, उसके विषय के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो एक नारा हो गया पर्यावरण की रक्षा, पानी की रक्षा, जहाँ है पानी वहाँ है हरियाली, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यहाँ पे तो आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो किसने जारी किया वो भी लिख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, है ना, भारत सरकार द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे हेडफोन को बेचा जा रहा है, तो आकर्षक हेडफोन, है ना, उसके बारे में शॉर्ट में जो है उसकी जो फीचर्स हैं वो लिख सकते हैं आप। ऑफर जरूर लिखिए, 15% की छूट है शानदार फीचर्स में। चित्र देखिए बनाना कंपलसरी नहीं लेकिन प्लस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। और इस तरीके से आप विज्ञापन बनाइए। संपर्क नंबर भी आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका विज्ञापन। विज्ञापन के बाद अंत में जो है आपकी लघु कथा। तो लघु कथा के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में, कि लघु कथा यानी मतलब शॉर्ट स्टोरी होता है ना। तो लेकिन शॉर्ट स्टोरी तो है, लेकिन आपको जो कहानी के जो तत्व हैं, जो उसमें एलिमेंट है, जो जो होना चाहिए कहानी में, वो चीजें आपको उसमें लेना है। और कम शब्दों में, है ना, कम से कम 120 शब्द यानी 15-20 लाइनों में आपकी कहानी जो है पूरी करना है ना। तो कहानी में क्या होना चाहिए, तो कहानी में तो समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, या 100 साल पहले की बात है, कोरोना काल की बात है, इस तरह से कहानी आप शुरू कीजिए, है ना। और अगर आप वातावरण के बारे में बता सकते हैं तो वो बताइए। ठीक है, फिर आप चरित्र जो है, कैरेक्टर, एक एक 2 दोस्त रहते थे, राम और लक्ष्मण, है ना, बहुत ही अच्छे मित्र थे, इस तरह से। ठीक है, तो आप वो बता सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है उसमें चरित्र बता दिए आपने, फिर उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दिए। फिर उनके बीच में जो संवाद हो रहे हैं, कथोपकथन, जो कन्वर्जेशन है, वो कन्वर्जेशन भी आपको, कुछ कन्वर्जेशन, 2-4 कन्वर्जेशन भी लिखना है कंपलसरी। ठीक है, तो अगर वो नहीं लिखेंगे तो भी आपके लिए माइनस है, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस तरीके से आपकी कथा जो है होना चाहिए, उसमें कथानक होना चाहिए, कुछ इंसिडेंट होना चाहिए। उस हिसाब से जो है अपनी कहानी लिखना है। उसमें रुचिपूर्ण ऐसी कहानी होनी चाहिए कि लोगों को पढ़ने में रुचि भी आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कहानी की तत्व है, उनके भाग है, उनको जो है आप याद रखिए। समय होना चाहिए वातावरण के बारे में, उसमें कैरेक्टर्स होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, है ना। और जो है कुछ ना कुछ घटना, कुछ कथानक होना चाहिए, तभी आपकी कहानी पूरी होती है। सारे तत्व आने से ही कहानी पूरी होती है। अंत में जो है आप जरूर से जो है उसकी जो शिक्षा है वो अवश्य लिखिए, कंपलसरी लिखिए। यहाँ पे देखिए, पिछले पेपर में हमने देखा था कि आपको जो है प्रस्थान बिंदु दिया जा रहा था, कुछ 3-4 लाइनें दे रही थी, उस कहानी को आगे बढ़ाना था। यहाँ पर केवल आपको एक शीर्षक दिया, साहस, है ना। तो साहस के ऊपर आप कहानी लिख सकते हो, या फिर ईमानदारी, है ना। तो आज के समय में कोरोना है,
कोरोना के काल में जो है किस तरीके से लोगों ने साहस से लोगों की रक्षा की है ना, लोगों की जानें बचाई, तो कोई कहानी आप बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह से आप लघु कथा लिखना है और उसमें जो-जो तत्व मैंने बताया उनका ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न पत्र जो 2 था उसका अभ्यास किया हमने मॉडल पेपर का और मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको ठीक से बता पाऊँ, है ना? और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में भी आई होंगी। अगर फिर भी कुछ शंकाएँ हैं तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ध्यानपूर्वक इसे देखिए, फिर अगले वीडियो को बनाने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।